उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले किशोर कुमार मुन्ना जी के साथ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस के ऑफिसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहां एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच का। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहां नहीं, यहां से पीएमसीएच
या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आप पटना में अस्पताल की कमी हो गई, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतवा में है? तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना, ये ढिठाई से भी ज्यादा है और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, करोड़ों 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो सौदा हुआ है, उस पर सरकार का जुबान नहीं खुलता है। सरकार की जुबान सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों में खुलती है। कभी भी नीरज कुमार जी हो या सरकार के प्रवक्ता हो, एक बार भी छात्र हित में ये नहीं कहती है। सिर्फ बरगलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, और प्रशांत किशोर जी से जो पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई। इससे पहले कि मैं माइक आनंद मिश्रा जी को दूं, बस एक चीज कहना है कि उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहां क्या था? कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे। ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। आनंद मिश्रा जी। थैंक यू सर, सबको नमस्कार। ये उस दिन जब घटना हुई वहाँ पे गांधी मैदान से लेके जाया गया है, तो मैं वहाँ पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे हम। मैक्सिमम मैंने जिसको फोन लगा सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों से कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला, इनके एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया? तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, अब तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया? आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ? आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, किया क्या आखिर उसका? मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूं तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूं, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार का वो जो गाना था, ये बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। मैं रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता? कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं? एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन? तो वहां मैं सबसे पूछ रहा, भैया आप कौन है, क्या है? हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा? आपके कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा।
तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ किया क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है, इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे आप जहर भोंक देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी। तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है। हमें क्या पता बिहार पुलिस ही है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया जब, भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत भैया कि काम करिए आप चल लीजिए बाहर, थोड़ा संभाल दीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। हम बोले क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है। मुझे पता है पुलिस तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूं अच्छा आप कौन है? सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे एक व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होकर चौड़े होकर कह रहे 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे, गाड़ी में आके ठोक रहे, किस गाड़ी में है भैया, कहां है कहां है। अरे यार आप लोग, ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जबान है, आप बोल सकते हैं ना, आप बताते नहीं, छुपा के क्या प्लानिंग करते हैं, इनकाउंटर करेंगे। पूछे थे वहां पे, पता प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा इनकाउंटर करने का सोच रहे हैं क्या, कि इतना छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा। मैं कैसे आपको बोलते आपका आधार कार्ड दीजिए, मैं गजब आदमी हूं, देश का कौन आदमी है जो पॉकेट में आधार कार्ड लेके घूमता है। आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिए, वहां से जब गया प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया, बोलते आप आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे, जब आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे। तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर से, किस तरह का डिटेंशन। सर ने कहा रेड, ये तो मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसे नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसको जूते पहनने देता था, बोलते कागज वागज कहां है, तेरे पेपर्स कहां है। और यहां पे इस धड़ल्ले से हम किस बिहार में रह रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत जी मुझे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूं, आप बोलेंगे मानेंगे लड़के, आप बताइएगा, किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे जाए। कहा उनको उधर चढ़ा दिया, हमको अलग कर दिया, हमको भी एक स्कॉर्पियो में घुसा दिया कि चलो आप भी अंदर चलो, मुन्ना जी को साथ में घुसा दिया, एक डीआईजी थे उनको भी साथ में डाल दिया। हमने बोला भैया हम मदद करेंगे आपकी, हम नीचे रहेंगे तो मदद करेंगे, हम इस क्राउड को संभालेंगे। नहीं सर आप प्लीज यही रहिए, यही बैठिए। ये चीज करके फिर प्रशांत जी को अलग, हम लोग को अलग, हम लोगों को भी जब निकाला हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं, फोन बंद कर लिया, फोन छीन लिया, उसे कुछ हम पूछ रहे बार बार, जो लड़के थे, किशोर जी थे गाड़ी में, आप हम पूछ रहे थे भैया आप कौन से रैंक के हैं, क्या नाम है आपका? जी सर मैं यहीं से हूं सर, वो भी नहीं बता रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा, अब है तो आईपीएस भी थे, हम भी भाई, तो ठीक से समझाए उसको, डीके बासु की बात किए कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर इसके लिए हम कंटेम्प्ट डाल देंगे कोर्ट में कि जिस आदमी ने हमको डिटेन किया उसने अपना आइडेंटिटी बताने से इंकार कर दिया, तुम कौन हो। तब वो बताना शुरू किया कि हम सब इंस्पेक्टर है। तो 3 सब इंस्पेक्टर हमारे गाड़ी में बैठे थे, हमें नहीं पता था कहां लेके जा रहा हो, सर बता देंगे। अरे कैसे बता दोगे यार, मेरे घर वाले परेशान होंगे, आप क्या किडनैप कर रहे हो हमको, ये तो इलीगल डिटेंशन है ना। इस चीजों पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज अ प्योर इलीगल डिटेंशन, जहां आप अपने जिसको अक्यूज को आप बताते नहीं है किस केस में लाते हैं, ये बताते नहीं है कहां लेके जाते हैं, आप उसके घर वालों को नहीं इन्फॉर्म करते हैं कि वो कहां। उसके बाद आप पूरा तांडव मचा के यहां पे रखे हुए और कहते हैं कि हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस क्रिएट कर रही है बाय क्रिएटिंग सो मच सस्पेंस अराउंड द होल इंसिडेंट। तो ऐसे एक सिचुएशन में
एम्स का पूरा वो जो माजरा था इतने गंदे और गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहां पे आप कह रहे हैं आधार कार्ड दीजिए, अब उनके पास आधार कार्ड नहीं, तो एम्स के बंदे बोल रहे हैं कि सर आधार कार्ड नहीं है तो हम आपको कैसे करें, हमें तो रजिस्टर करना पड़े। वो बोले हम तुमको कहां से आधार कार्ड, मोबाइल फोन मेरा पता नहीं, मेरा मोबाइल फोन किसके पास है, कहां पे। आप लोग जिस तरह से मुझे ये ऐसा रगड़ के ले आए हैं, पूरी तरह से घसीट के, चप्पल तक नहीं आपने पहनना दिया, और आप हमसे कह रहे हैं हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और कितना हम कोऑपरेशन करें। तो ये रही मोटा मोटी ये जो बातें रही, दिस हैज बीन द अप्रोच ऑफ पुलिस। ये चीज को प्लीज हाईलाइट करिए, बिहार पुलिस हैज फेल्ड in observing the DK Basu guidelines by the pronounced by the Supreme Court of India, और इस पे इनको जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 4 बजे के बाद 11 बजे तक लगभग 7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। पहले उन्हें जो ऑफेंस, जिस भी ऑफेंस में उनको ये लोग बुक करना चाहते थे, वो सब अवेलेबल था जो थाने से हो सकता था। और इसके बारे में बाद में कोर्ट में जो जज थी उन्होंने भी तीखा प्रहार करते हुए प्रशासन को भला बुरा कहा था। एनीहाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए मैं एडवोकेट कुमार अमित को रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। कल एक मीडिया हाउसेस का कुछ एक इंटरव्यू पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो किया गया उसको मैंने देखा, और उसमें कुछ बातें कही गई है। उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे, वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया, और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का, जो है ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है, और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे फोकस करें और देख लें। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइन कॉपी कल शाम में मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहाँ ले के जाया गया, तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाईवी गिरी जी और उनके जूनियर्स वहाँ पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूंकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहाँ का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेस भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई, जिस सशर्त बेल को वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेज के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज़ आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज़ मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूँगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था जिसमें उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया, इसलिए वो अब जेल जा रहे हैं। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, इस जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया है, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए।
और अगर ऑर्डर हो जाता उस समय तक, तब तो वो बेउट के अंदर रहते उसी समय 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का, वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके बासु के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नज़र में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। गांधी जी की दुहाई बार बार आप लोग देते हैं, सत्याग्रह किस तरीके से होता है और प्रशांत जी का जो आमरण अनशन है वो कैसे उपद्रवित तरीके का था, ये आप बता दीजिए हमको। पहले तो निहत्थे बच्चों पे आप लाठी चलाइए, बेचारे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। गलती तो आप किए हैं, आपने एडमिट किया है आयोग ने इसको एक तरीके से। द मोमेंट यू कैंसिल द एग्जामिनेशन ऑफ बापू परीक्षा केंद्र of 12,000 or perhaps 18,000 students, meaning thereby you admitted your fault कि आप गलती किए हैं। ऐसे ही कर दिया क्या 18,000 स्टूडेंट का आपने एग्जामिनेशन कैंसिल। अब आते हैं कोर्ट में, फिर वही प्रोसेस हियरिंग की चल रही थी। ऑनरेबल ने सुना मुझे शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल सेक्शंस हैं और इस शख्स को कोर्ट पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला, तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया। तत्पश्चात उनको जो है पीआर बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीआर बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको। और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया, कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो पीआर बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो पीआर बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है। वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूँ, मतलब 5/2025 गांधी मैदान PS केस। तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूँ? वो अभियुक्त थे, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें यह लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है।
ये शर्त है या तथ्य है, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, I will cooperate the police in investigation and face the trial। मतलब मैं बिहार पुलिस को अगर वो इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर को तो उसमें सहयोग करूंगा, और अगर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये भी क्या शर्त है क्या? कोई भी भारत का नागरिक या भारत के संविधान को मानने से जो इनकार करेगा वही बोलेगा कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, और अगर मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो मैं इसको फेस नहीं करूंगा। ये कोई हार्ड एंड क्रिमिनल ही इस तरह का बात कर सकता है, एक टेररिस्ट ही इस तरह का बात कर सकता है। चौथा बात मैंने लिखा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और मैं पुलिस को कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मैं 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन आपको शर्त लगता है। उनको ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर हो चाहे कोई भी हो। अगर आपके विरुद्ध FIR लॉन्च हुआ है, गलत या सही माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा, ट्रायल चलेगा, जजमेंट होगा, नहीं संतुष्ट होंगे अपील में जाएंगे, हायर फॉरम्स आर देयर, हाई कोर्ट आर देयर, हाई कोर्ट्स आर देयर, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, तो वो तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा। तो इस PR बॉन्ड पे, और अच्छा दूसरी बात एक जो निकल के आ रही है वो कल उसी जो प्रवक्ता महोदय ने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि उनको थाने से बेल दिया जा रहा था, उन्होंने लेने से इनकार किया। आप सभी को पता है कि उनके विरुद्ध जो है केस इंस्टीट्यूट हुआ है वो गांधी मैदान थाने में हुआ है। आप लोग उनके गाड़ी के पीछे पीछे थे, वहीं से हम लोग को भी पता चला है बैठे बैठे अपने कार्यालय में। तो आप हमको ये बताइए कि गांधी मैदान त्रिमूर्ति से उठाने के बाद उनको गांधी मैदान थाने कब ले जाया गया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। गांधी मैदान थाना अगर उठाएगा तो गांधी मैदान थाने में ही बेल मिलेगा उनको, PR बॉन्ड पे ही सही, गांधी मैदान थाने। मेरे हिसाब से उनको गांधी मैदान थाने नहीं ले जाया गया, एम्स ले जाया गया, फतुआ ले गए भैया। मतलब जैसा मुन्ना जी बोल रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद है। PMCH यहाँ है, उसको दे आर क्लेमिंग कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे, वहां नहीं ले गए। आप ले जाते हैं उनको कहाँ? फतुआ। और क्या इश्यूज थे मेडिकल से पर्टेनिंग, आनंद भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया। डर तो रहेगा ही ना, पता नहीं कौन सा निडल घुसा दोगे, क्या कर दोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। तो वो एक बात है कि आप जो हैं क्या गांधी मैदान थाना ले गए, पहली बात। दूसरी बात, बेऊर जेल में जाते हुए वीडियो है, हमारे पास है वीडियो वहाँ का, वो आपको हम दिखा देंगे। जो DSP साहब का स्कॉर्पियो है, थाने की गाड़ियाँ हैं, जेल के अंदर ले गए ये लोग। यहाँ भी जब ये क्लियर हो गया, क्योंकि प्रशांत जी वॉज नॉट श्योर, बाहर पुलिस जब उनको ले गई, उनके हाथ में माइक थमा दी कि ये भीड़ हमसे कंट्रोल नहीं होगा, या तो ये उग्र बच्चे कुछ कर डालेंगे और फिर बदले की मतलब कार्रवाई में हमें गोली चलाना पड़ेगा। तो वो अपना जो है माइक उनको थमा दिया कि आप इनको कंट्रोल कीजिए। अब आप समझिए इस बात को। पहले आनंद जी को बोला गया एम्स में, तो इनको भी बिठा दिया गया अलग गाड़ी में, नहीं आप भी अंडर अरेस्ट हैं। तो वहां पे वो बजाबते बच्चों को शांत किया है, ये सब चीज देखने की है। उसके लिए आपने FIR कर दिया कि वहां पे वो उपद्रव मचा रहे थे। आप लोगों ने देखा है वहां पे कौन क्या उपद्रव मचा रहा था। आप कहां लेके गए वहां से उनको, और किस ऑथोरिटी से, विदाउट गेटिंग द रिमांड ऑर्डर, आप किस ऑथोरिटी से उनको जेल लेके गए? जब आप कोर्ट में ले आए थे, अगर मान लीजिए उनको बेल ग्रांट हुआ था, हम उन्हीं की बात करते हैं, तो फिर आप वहां से कहां लेके गए, क्यों लेके गए? उनको तो वहां से फ्री हो जाना चाहिए था। हम लोग माला वाला पहना के ले आते उनको, कहां लेके गए, ये प्रश्न है। ये क्लियर है, वीडियो भी है, आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे वहां का कि बेऊर जेल के अंदर ले जाया गया। और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो तमाम ऑफिसर्स और जितने भी कर्मी थे पुलिस के जो प्रशांत जी के साथ थे, उनका मोबाइल लोकेशन जो है स्पेसिफिक 4 बजे से 6 बजे तक का पुलिस के पास होगी। पुलिस निकाले इसको
और आपके बीच रखे कि वो कहाँ गए थे। बेऊर जेल में गए हैं, बेऊर जेल से निकल के बेऊर थाने के गेट तक आए हैं, जहां मैंने खुद उनको रिसीव किया है और फेसबुक पे मैंने फोटो भी डाला है एट द मोमेंट। वहां से निकलते हुए कुछ मीडिया के भाई बंधु वहां थे, जब बेऊर से बाहर हम लोग निकल रहे थे इनोवा से, ललन से थे हमारे साथ, तो वो फ्लैश वगैरह कैमरा कहीं ना कहीं है वो, ठीक है। बेऊर थाने के अंदर भी ले जाया नहीं गया। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आईओ ने अपने डायरी में लिखा है कि प्रशांत किशोर ने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार किया, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अरेस्टिंग मेमो को साइन करने से इनकार किया, लेकिन उनके अधिवक्ता के कहने पे उन्होंने अरेस्टिंग मेमो पे साइन किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ऑब्जर्वेशन लर्नेड कोर्ट का है, और इन वर्बेटिम में पढ़ देना चाहूंगा, सुन लीजिए। दिस accused has been produced before court from police custody. This matter pertains to section 191(2), 191(3), 190 and 223 of BNS, which are available in nature. The next line is very important. It is a matter of great surprise that there is no version of police. ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस का कोई वर्सन नहीं आया है। What? With regard to the circumstances, उन परिस्थितियों को लेकर, अंडर विच, जिसके तहत द एक्यूज्ड पेटिशनर, मतलब कि प्रशांत किशोर, was not released on bail by the police. किन परिस्थितियों के तहत पुलिस का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री, अगर ऐसी बात रही होती तो इस ऑर्डर में रहता। आप लोग चाहें तो ये इसका ये ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं, जो डिक्टेटेड करके साइन किया हुआ एसडीजीएम पटना का। ये सोचने वाली बात है कि जब वो कह रही है कि आई एम सरप्राइज्ड, जब बेलेबल सेक्शन है तो पुलिस का ये वर्सन नहीं आ रहा है कि किस परिस्थिति में आप इनको बेल नहीं दिए थाने से। तो ये सारी चीजें हैं, आपके सामने हैं, स्पष्ट है। ऑर्डर जब साइन हो गया है उसमें सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। उनको जो है बेऊर जेल ले जाया गया, बेऊर जेल विदाउट ऑथराइज्ड पेपर ले जाया गया, वहां से थाने लाया गया। डेटेन्यू को इतना परेशान, आप तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो आदमी टेररिस्ट है, पता नहीं क्या। एनआईए का एक्यूज जैसे पकड़ा जाता है ना, प्रशांत जी बढ़िया, ये आनंद जी बढ़िया बताएंगे, उसको इसी तरह से किया जाता है कि कहीं गुप्त लोकेशन पे रखो। उसको भी नहीं किया जाता है, गुप्त लोकेशन पे नहीं होता है, नहीं। सुन लिया। आसाम जैसे राज्य में ऐसी पुलिस ऐसे नहीं करती है। वहां पे इस कदर, मतलब मैं अटरली सरप्राइज हूं कि बिहार जैसा राज्य जो इतना पुराना है, इस कदर यहाँ का जो पुलिसिंग व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं बता रहा हूं, जो बेसिक एकदम, जब पहला दिन आप जाते हैं ना, तब आपको डीके बासु गाइडलाइन पढ़ा दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारी बेसिक जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ही अब कानून पढ़ो। कानून बाद में, पहले ये जान लो कैसे खुद को पेश करना है। और याद रखिए कि ये अगर प्रशांत किशोर जी के साथ हो सकता है तो बिहार का कोई बच्चा, कोई महिला, कोई वृद्ध सिक्योर नहीं है। यह पुलिस की दादागिरी है सीधा सीधी कि अपने आप को ढक के, अरे इतना दम है तो कम से कम नाम तो दिखाओ, हो कौन, रैंक्स तो बताओ, आप हो कौन, बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ये इनका वक्तव्य रहता है। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ वेरी अनप्रोफेशनल पुलिसिंग। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ये बात तथ्य है कि जैसे ही अरेस्टिंग होती है ना, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अवेलेबल कराई जाती है एक्यूज्ड को, सो दैट ही कैन प्रोसीड फर्दर कि वो क्या उनको अपने डिफेंस के लिए क्या करना है। जैसे कि सीजर किया गया, सीजर मेमो हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। अरेस्टिंग मेमो की कॉपी, हम कल सर्टिफाइड कॉपी से ही हमको कुछ मिल पाया है, हमको पुलिस के द्वारा कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ये पूरा है, आपके सामने है, इसमें कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। आप ये समझिए कि मतलब केवल झूठ का पुलिंदा फैलाया जा रहा है। आप लोग इसको खुद जज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि आप उस झूठ के पुलिंदे को एक बार फिर से खुद ही जज कर लें।
देख लें और खुद ही जज कर लें। इससे पहले कि मैं आप सबको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने दूं, मैं चाहूँगा कि रामबली जी जो हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो आपसे 2 शब्द इन पूरे मामले के बारे में कहें। नमस्ते। सारी बातें स्पष्ट हो गई, लेकिन मुख्य मुद्दा जो था वो था युवाओं को, छात्रों को, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन का। तो उस मामले पर सरकार बिल्कुल गौन है, और सरकार अगर गौन है तो समझ में बात आती है। तो जो विपक्ष के नेता की भूमिका होनी चाहिए थी मिस्टर तेजस्वी यादव जी को, तो तेजस्वी यादव जी भी आज हमारे इस मुहिम के खिलाफ हैं। यानी लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को युवाओं की चिंता नहीं है। तो मेन जो थीम है उससे डाइवर्ट करने के लिए कभी वैनिटी वैन की बात हो रही है, कभी प्रोसेस की बात हो रही है, कभी पुलिस की और कोर्ट की बात हो रही है। तब पुलिस, कोर्ट, वैनिटी वैन या सत्याग्रह वो सब किसके लिए था? वो सब था कि बीपीएससी अभ्यर्थी के री एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए प्रशांत जी आज भी अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना इलाज करा रहे हैं, आईसीयू में हैं। इलाज से जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर कोई सार्वजनिक जगह पर अनशन स्टार्ट करेंगे, फिर सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्य जो मुद्दा था वह मुद्दा जहाँ के तहाँ है। इसलिए मेरा कंसर्न और आप तमाम लोगों का कंसर्न होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों का भविष्य है, जो अभ्यर्थियों का भविष्य है, वह आज भी अधर में लटका हुआ है। इस पर जल्दी से जल्दी सरकार को और विपक्ष को अपना स्टैंड जो है क्लियर करना चाहिए। बस एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दें कि प्रशांत किशोर जी की अभी की तबीयत कैसी है। आज 8वां दिन चल रहा है, 7 दिन पूरा हो गया है, आज 8वां दिन चल रहा है। और उसके बारे में और डॉक्टर्स की राय के बारे में मैं चाहूँगा हमारे साथी ललन जी आपको कुछ बताएं। पार्टी के उपाध्यक्ष ललन जी। नमस्कार साथियों। जब प्रशांत किशोर जी रिहा होके शेखपुरा हाउस लौटे, उस दूसरे सुबह में उन्हें पेट में काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया लगभग 8:30 बजे। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपकी हालत जो है बिगड़ रही है, आप फास्ट तोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल आप ले चलिए, मैं फास्ट नहीं तोड़ूंगा और मैं हॉस्पिटल में भी फास्ट जारी रखूंगा। तो मैं उन्हें मेदांता में जाके एडमिट कराया। डॉक्टरों ने उन्हें देखा, उन्हें काफ़ी जो है इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया का अटैक है और उनके किडनी में स्टोन हो गया है। साथ ही साथ जो है उन्हें पेशाब जो है रुक रुक के हो रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चेस्ट में भी जो है उन्हें कंजेशन हो गया था। तो इन सब के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है। लेकिन उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है मांग पूरी होने तक अनशन पर रहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी हालत चिंताजनक है। हम लोगों ने डॉक्टरों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है कोई फूड लेने के लिए, और यदि फूड नहीं लेंगे तो इनका जो है रेसिस्टेंस कैपेसिटी जो है घटता जाएगा और फिर रोग से नहीं लड़ेंगे, अल्टीमेटली ये फेटल हो सकता है। इसके बावजूद जो है हम लोगों ने कल मुख्य सचिव महोदय से ये बात को कहा कि प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक छात्रों के डेलीगेशन से मिलने, कोई जन स्वराज के डेलीगेशन से मिलने की बात नहीं थी। उनकी बात को सुन लें और सुनने के बाद आपको जो करना है वो कीजिए। और इतनी सी छोटी सी बात नहीं मानी गई और प्रशांत जी का कहना है कि जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी वो अनशन पर रहेंगे, वो देखेंगे, वो अपने लाइफ को भी इसमें जो है इन डेंजर में लगा दिए हैं। तो मैं आप सबों से ये अपील करता हूँ कि सरकार से ये मांग की जाए कि इस तरह से जो छोटा सा मुद्दा है उनको मांग ले और जिससे प्रशांत जी जो है अनशन तोड़ दें, और नहीं तो वो अभी भी जो है अपने हॉस्पिटल में अनशन जारी रखे हुए हैं और ये जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस ब्रीफिंग का एंड हमारी तरफ से किशोर मुन्ना जी करें और आपको फाइनल कुछ बातें बता दें। मैं बस एक ही बात कहूँगा
कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यात्रा पे हैं और तेजस्वी यादव जी भी यात्रा पे हैं। प्रशांत किशोर जी का अनशन का 8वां दिन है। छात्रों का मुद्दा आज भी पड़ा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी जी आग का ताप ले रहे हैं घर में बैठकर यात्रा में, नीतीश जी के प्रवक्ता गाली दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र के आंदोलन को लेकर अनशन पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया है, उस पर सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ सुनने के लिए तैयार है, बल्कि सरकार इतने अहंकार में है कि छात्रों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को अविलंब राज्य हित में, छात्रों के हित में और प्रशांत जी के स्वास्थ्य के लिए भी तुरंत छात्रों से वार्ता करनी चाहिए और उनके 5 सूत्री मांगों पर विचार करना चाहिए। इसी बात पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं ना मैं पोस्टेड, वहां पे अल्फा जैसे GNLA बड़े बड़े मिलिटेंट NSCN ग्रुप्स हैं, सरकार उनको भी बुलाती है वार्ता करने के लिए। बड़े बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से सरकार वार्ता करने बुलाती है। यहाँ बच्चे कह रहे हैं हमसे बात कर लो और सरकार इनकी बात नहीं सुनती है। अब देख लीजिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा अगर कुछ हो तो यही है। तो अब आपके प्रश्नों का इंतजार है और आप प्रश्न पूछने के समय ये बताएं कि आप किससे प्रश्न पूछ रहे हैं। मुन्ना जी, आपने कहा कि 1000 करोड़ का सौदा हुआ है बीपीएससी में, क्या सबूत है, कोई साक्ष्य है क्या? और दूसरा सवाल है आपसे ठीक है, दूसरा प्रश्न। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांव-गांव में चर्चा हो रही है। यदि 1000 करोड़ रुपए का डील नहीं होता और हम ही से प्रमाण मांगा जा रहा है, तो आप तो सरकार में हैं, कोई सिटिंग जज से आप जांच करवा लीजिए और यदि 1000 करोड़ रुपया घोटाला नहीं हुआ है तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए। ये तो मैं नहीं कहता हूं। बिहार के गांव-गांव में चले जाइए, जो छात्रों का आंदोलन तेज हुआ है, तो ये परसेप्शन बना है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा मछली फंसा हुआ है, इसलिए सरकार जांच नहीं करवाना चाहती। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, बार बार कह रही है, जैसा अभी आपने कहा खुद कि सरकार ये कह रही है कि सबूत वो दें। अगर वो सबूत देते हैं, हम दूसरे दिन इस पर जो है इसको तुरंत जो है बीपीएससी को हमने सरकार को सबूत भी दिया है, लेकिन सरकार ने उस सबूत के आधार पर कार्रवाई नहीं की है। हम उसके लिए माननीय न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं और हमने सबूत के आधार पर बात किया है। अध्यक्ष जी, आप लोग कह रहे हैं कि जाती हुई है, आपके पास 1 करोड़ सदस्य हैं, तो आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? यही तो अंतर है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो रोड पर उतरते हैं, सत्याग्रही रोड पर नहीं उतरते हैं। आपका नेता हॉस्पिटल में वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपका नेता कुछ होता ऐसा तो आप तो बिहार को जला के राख कर देते, है कि नहीं? तो यही तो अंतर है जनसुराज में और किसी और पार्टी में। कब तक इंतजार करेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो कुछ और बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। जो बेउर वाला इंसिडेंट था, जहां से कि पहले कोर्ट में जाके जिस कदर आपने देखा कि भीड़ बनी, इतना भीड़, तो यहाँ पुलिस व्यवस्था चरचर कैसे थी कि एक आप कोर्ट के सिक्योरिटी के लिए आपका सफिशिएंट अरेंजमेंट नहीं था। आप सुबह से लेके एक आदमी को घुमा रहे हैं ये सोच के ना कि भाई बड़ा आदमी है ये, जहां जाएंगे वहां बहुत लोग आ जाएंगे। अगर ऐसा है, कोर्ट ले जा रहे हैं, तो आपकी व्यवस्था क्यों चरचर थी? और वहां पे भीड़ ऐसा कि वहां से सारे ऑफिसर्स भाग गए। वो एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि प्रशांत जी को जब वहां से निकाल के बेउर ले जाने लगे तो वहां सारे ऑफिसर गायब। और जब लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया, आप लोग के भी कुछ सदस्य वहां पे थे, तो अपना पीए सिस्टम देते हैं, सरकारी व्यवस्था उनको देते हैं कि प्रशांत जी आप लीजिए, हमसे ही नहीं संभल में आ रहा भीड़, आप संभालिए। यानी भरोसा भी, अक्यूज भी प्रशांत जी और बचाने वाले भी प्रशांत जी ही होंगे। तो इस लेवल पे पुलिस व्यवस्था। उसके बाद ये जो एक माननीय प्रवक्ता जी ने इतना कुछ कह दिया, तो जब आपके पास, आप उनको बेउर जेल लेके जाते हैं, आपके पास कस्टडी पेपर नहीं है। सोचिए
वो एक आदमी को लेके आप जेल पहुंच जाते हैं, उसको जेल में डाल ही देंगे। जब जाते वो तो थैंक्स टू द जेलर जो भाई अपने काम को प्रोफेशनली करना चाहा, बोला भाई पेपर्स दीजिए, इनको हम डाल दे जेल में, डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट ही नहीं हमारे पास, हम आदमी को लेके आ गए जेल में ठूसने के लिए। तो वहां पे लाके तो भाई वो जेलर भद्र आदमी शायद था या प्रोफेशनल था मैं कहूंगा, जिसने उनको भाई बैठाया जेलर के रूम में, वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, वहां पुलिस वहां पे जाके पूरी तरह से लगी थी कि इनको कैसे जेल किया जाए। उसके बाद जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि इन्होंने जब रीहियर किया, कोर्ट ने बात को पूरी तरह से समझा और जब फाइनल उन्होंने जो जजमेंट दिया जिसमें, और इस बात को देख के आश्चर्य करते हैं, ये कैसा हो सकता है यार कि जो चीज पुलिस कस्टडी में जिनको बेल मिल जाना चाहिए तो उसको अब हमारे पास इतना लेके क्यों आए हैं। और यहां पे दूसरी तरफ पुलिस कंप्लेन कर रहा है कि आपने हम आपको बेल दे रहे हैं और आप हमसे, तो आप समझ सक रहे इस बात को किस तरह से अव्यवस्थित, और ये जो एक आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है वहां से यहां तक, मतलब आप जब प्रशांत जी को उठाने आ जाते हैं तब भी आपकी व्यवस्था पूरी नहीं होती है, आप जैकेट कोट पहन के छुपा के खुद को आते हैं उठा के ले जाने, और बेउर जेल में आप उनको करीब 2 से ढाई घंटा बिठा के रखते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप एक आदमी जो कि प्रूवन नहीं हुआ, जिसको कोर्ट ने जेल नहीं भेजा, आप उसको जेल में डालने लेके चले गए, इसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद आप उनको वहां से ले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, आप बगल से बेउर थाना की गाड़ी मंगाते हैं, आप थाने की गाड़ी में बिठाते हो, थाने में भी नहीं ले जाते, गाड़ी में बिठा के इंतजार करते हैं कि कब हमारा आता है लेटर और कब आप उसमें गाड़ी में बिठा के आप साइन कराते हैं। इन सब में इसलिए इसको लिया फिर से माइक कि हम चाहते हैं कि इस बात को, ये मुद्दे हैं, ये आप मीडिया में हैं लेकिन कल को आप भी इसमें लपटा सकते हैं, इससे कोई नहीं बचा है। जब ये किसी को लपेटना चाहे आपको भी ऐसे ही चीजों में लपेटेंगे। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो इन मुद्दों को सटीकता से उठाना पड़ेगा। डीजीपी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मनोज भारती जी, जी बताएं। हाँ एक अगला सवाल, हाँ एक सवाल है। बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा देते रहा है, 8 मई 2022 को 68वीं बीपीएससी परीक्षा पेपर होता है आरा के जैन कॉलेज से 11 बजे, 12 घंटे के अंदर 8 बजे रात में परीक्षा रद्द कर दी जाती है। शिक्षक भर्ती परीक्षा मार्च 2024 में होती है, परीक्षा का पेपर नवादा से लीक होता है, परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इस बार आयोग कह रहा है कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, हम रद्द नहीं करेंगे। आप अगर आपके पास कोई गवाह है, कोई सबूत है, वो लाइए तो हम रद्द कर देंगे। कुछ तो आयोग के पास सच्चाई होगी, तब तो वो अपने इस बात पे अड़ी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। कुछ सरकार के पास कुछ तो होगा जो सरकार अड़ी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। 3,40,000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से बच्चे आए हुए हैं। आपको लगता है कि ये परीक्षा रद्द कर देना इसका कोई समाधान है? कोई सबूत है तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप ही कोर्ट से विनती कर दीजिए कि कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करा लीजिए। पहले भी कई बार हुआ है देश में, सरकार ने नहीं चाहा, PIL किया गया, उसकी जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ, बात बिल्कुल सही है, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये हम नहीं, छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उसका एक सबूत तो सरकार ने मान ही लिया है। अगर सरकार ने एक सबूत मान लिया है तो वो इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही है कि इतने सारे बच्चों का भविष्य वो अंधकार में डाल रही है और केवल एक सेक्शन का री एग्जाम ले रही है। आप सोच कर देखें, एक नौकरी, उसके लिए 2 तरह के एग्जाम, कहां तक तर्क संगत है? ये वन एग्जाम वन क्वेश्चन वन सिलेक्शन, इस नेचुरल जस्टिस के कंप्लीटली खिलाफ है। तो बात बहुत सिंपल है, अगर सरकार चाहती है कि वो पारदर्शी रहे तो वो एक सेंटर में री एग्जाम करने के बजाय पूरे एग्जाम को कैंसिल करती। और ये भी कि वो सेंटर कोई छोटा मोटा 100-200 लोगों का नहीं था, वो बिहार गांधी सभागार में 12,000 या 18,000 12,000 लोगों का एग्जाम हो रहा था। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में कि सारे एविडेंस हैं, वो चाहें तो वो खुद निकाल सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों का इसी पॉइंट पे तो है कि आपके पास एविडेंस हैं, आप चेक करें और आप फिर ये निर्णय लें। आप अगर एविडेंस को चेक करके
बता दे हमें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम मान लेंगे। एक आखिरी सवाल है, नीट का पेपर लीक होता है, महीनों सुनवाई होती है, पेपर रद्द नहीं होता है, काउंसलिंग जारी रहती है और सरकार कहती है हम नहीं रद्द कर सकते। जब नीट का पेपर जो पिछले साल उसके एविडेंस थे कि कई जगह से लीक हुआ, जब नीट रद्द नहीं हुआ, आपको लगता है कि आयोग इसको रद्द कर देगा? बस यही सवाल है। आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीट इज एन एग्जाम फॉर एडमिशन, बीपीएससी इज एन एग्जाम फॉर एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अबाउट दिस। हाउ कैन यू इग्नोर दिस काइंड ऑफ फैक्ट एंड बी अ जर्नलिस्ट? Absolutely, you are right. आप सही हैं। और कोई सवाल? अंतिम सवाल। धन्यवाद।